नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अभिनव तोषांशु पांडे। फोटोन और ज्ञानदा की टीम से मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हमारे डिस्कशन का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे थे और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करना पहला चैप्टर है। हम लोगों को जो है डिस्कस करना है कि इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हमको यहाँ पर डिस्कस करना चाहिए, और इसके बाद में हम इस एग्ज़ाम से रिलेटेड एग्ज़ाम स्पेसिफिक कुछ बातें करेंगे। जब वो बातें जो है हमारे सामने क्लियर हो जाएंगी तो फिर हम आगे एक कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करेंगे। तो आइए फिर सबसे पहले क्या करना है भाई, आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपके पास में पेन कॉपी नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपकी तैयारी अच्छे से नहीं होने वाली है। इसके लिए आपको सबसे पहले यही करना चाहिए कि आपको पेन कॉपी निकाल लेना चाहिए और बिल्कुल रेडी हो जाना चाहिए। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के इस डिस्कशन की। आज कक्षा क्लास 12th है और भाई कुछ बच्चे जो है ये बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो है देखिए, आपका जो ब्लूप्रिंट है वो छत्तीसगढ़ बोर्ड की तरफ से आया हुआ है और वहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन हिंदी में है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूंगा। देखो, अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है चैप्टर का नाम, भाई ये है यूनिट नंबर 1, ठीक है। यूनिट 1 की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। यूनिट 1 में चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 1 में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। और चैप्टर नंबर 2 में क्या है, चैप्टर नंबर 2 में क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एंड कैपेसिटेंस। तो ये दो चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। तो इन दोनों को मिला के जो है हमारा एक यूनिट बनता है और इस यूनिट में जो है अब हमको टोटल कितने नंबर मिलने वाले हैं, 8 नंबर मिलने वाले हैं। कैसे कैसे मिलेंगे, सबसे पहले देखिए, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, मतलब एक नंबर वाला क्वेश्चन जो है वो 1 आएगा, एक क्वेश्चन आपके लिए 2 नंबर वाला आएगा और फिर 5 नंबर वाला एक क्वेश्चन आएगा। अब हमको जो है 1 नंबर का एक क्वेश्चन प्लस 2 नंबर का एक क्वेश्चन प्लस 5 नंबर का एक क्वेश्चन, टोटल हो गया 8 नंबर और इसके लिए हमको 2 यूनिट पढ़ना है। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर वाली बात कहाँ है, 5 नंबर वाली। तो 5 नंबर वाले के लिए जो है यूजुअली कौन कौन से क्वेश्चंस पूछता है, अगर मैंने बहुत सारे ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स देखे हुए हैं तो वहाँ से मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिली वो चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करूँगा, ठीक है। तो ये तो हमको समझ में आ गया। अब ये जो है हमारा सिलेबस हो गया फर्स्ट, मतलब चैप्टर का। यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक का ये सिलेबस है जिसमें जो है हम क्या देख रहे हैं कि ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन हैं। ये सब चीज़ें आपकी बुक में एक चैप्टर शुरू होने से पहले ही लिखा है या फिर आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। हम ये सारी चीज़ों को एक एक करके देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर इस चैप्टर से 5 नंबर वाला क्वेश्चन पूछता है तो कौन सी एक इकलौती चीज़ होगी जिसको आप पढ़ेंगे और आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, या एक से ज़्यादा क्वेश्चन है तो जितना कम से कम हो सके उस 5 नंबर के लिए हमको क्या मेहनत करनी है, हम यही डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन। ये तो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 है एरिया वेक्टर। अब मैं ये एरिया वेक्टर क्यों बता रहा हूँ, पहले आप समझिए कि हमारे पास में आने वाला एक क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन से पहले जो है हम कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हैं जिनको समझते हैं, ठीक है। हम बात करने वाले हैं गॉस लॉ। तो गॉस थ्योरम जो है या गॉस लॉ बोला जाए, तो इस गॉस लॉ में जो है जो चीज़ें हमको डिस्कस करनी है उसमें से सबसे पहला चीज़ क्या आता है, एरिया वेक्टर। अब क्या होता है, क्या एरिया वेक्टर है, आंसर है यस, एरिया एक वेक्टर है। उसको कैसे वेक्टर माना जाए, मान लेते हैं एक गोला है और गोले के अंदर हम लोगों ने कोई चार्ज Q रखा हुआ है। इस चार्ज Q को हम लोगों ने गोले में इस तरीके से रखा है कि गोला बंद है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से कैसे निकल रही होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से इस तरीके से निकल रही होंगी, ठीक है। ये बात हम लोगों ने समझ ली। अब हम एरिया वेक्टर की बात करेंगे तो यहाँ पर गोले का जो सरफेस है, इस सरफेस की बात करते हैं हम, तो किसी भी सरफेस, किसी भी क्षेत्रफल का जो है हम क्या करेंगे, इस सरफेस को अगर हम देखते हैं तो इसके ऊपर हमको एक क्या बनाना पड़ेगा भैया, परपेंडिकुलर, यानी कि लंब अभिलंब बनाना पड़ेगा। एक परपेंडिकुलर हम लोगों ने या तो ऐसा बनाया या तो ऐसा बनाया। यहाँ पर भी इस एरिया के लिए हमारे पास 2 परपेंडिकुलर पॉसिबल हैं, एक इधर के लिए और एक अंदर की ओर के लिए। तो इस एरिया का वो वाला परपेंडिकुलर जो चार्ज को क्लोज करने वाले डायरेक्शन के ऑपोजिट है, मतलब बाहर के साइड है,
उस वेक्टर को हम एरिया वेक्टर कहेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया कि एरिया वेक्टर क्या होता है। एरिया वेक्टर जो है किसी भी एरिया के परपेंडिकुलर वो इमेजिनरी लाइन है जो इनक्लोज्ड एरिया के आउटसाइड को पॉइंट आउट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर लेते हैं। इसके लिए आपको स्कूल में क्या एग्जांपल दिया गया था भाई, सनलाइट आ रही है तो सनलाइट कम या ज़्यादा आपके रूम में पहुँचे, इसके लिए दो फैक्टर इंपॉर्टेंट है। पहला कि आपने खिड़की कितनी खोली है, मतलब यहाँ पर सरफेस एरिया आपका कितना है ये डिसाइड करेगा कि आपके रूम में कितनी सनलाइट आएगी। दूसरी बात क्या डिसाइड करेगी, एक तो कितनी खोली है, मतलब आपका जो सरफेस एरिया है खिड़की कितनी बड़ी है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि सनलाइट अंदर कितनी आएगी। दूसरी बात जो इस चीज़ को इम्पॉर्टेंट तरीके से अफेक्ट करती है वो ये है कि आपकी खिड़की सन के डायरेक्ट है या सन से क्या एंगल बनाती है। मान लेते हैं कि आप सन हैं और मैं खिड़की हूँ, तो अगर मेरा एरिया वेक्टर सन को डायरेक्टली जो है उससे 0 डिग्री बनाता है, तब क्या होगा कि मैक्सिमम लाइट अंदर आ सकेगी। लेकिन अगर मेरी खिड़की थोड़ी इस तरीके से खुली हुई है ताकि सनलाइट किसी एंगल पे आ रही है, तो अंदर आने वाली जो डायरेक्ट सनलाइट है वो कम हो जाएगी। तो इसलिए फ्लक्स का मतलब होता है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एन एरिया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट मतलब अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग पर यूनिट एरिया, E.ds। इसको जो है अब यहाँ पर ये हमारा एरिया है और इस एरिया का जो है एरिया वेक्टर कैसा बन गया भैया, इस एरिया के परपेंडिकुलर हमको एरिया वेक्टर दिख गया। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये एरिया का जो एरिया वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बना रहे हैं। और यहाँ पर कोई लाइट नहीं घुस रही है, क्यों, क्योंकि cos 90 = 0। उसी जगह जो है अब यहाँ देखोगे तो इस एरिया का जो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इस एरिया का जो एरिया वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है। यहाँ पर एंगल बन रहा है 0 और cos 0 डिग्री कितना होता है, cos 0 = 1। इसलिए यहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिलेगा, या बोलना चाहिए कि मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी हम लोगों ने डिफाइन कर दिया। अब अगली बात क्या है, अगली बात है गॉस लॉ क्या कहता है। गॉस लॉ कहता है कि किसी चार्ज के अंदर मतलब किसी इनक्लोज्ड सरफेस के अंदर अगर हम लोगों ने चार्ज रख दिया तो उससे टोटल जो फ्लक्स होगा वो Q/ε0 के बराबर होगा। फिर से यहाँ पर द इंटीग्रल सम ऑफ टोटल फ्लक्स इन एन एनक्लोज्ड एरिया इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल एनक्लोज्ड चार्ज Q। अब ये जो साइन दिखाई दे रहा है आपको, इसको कहते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल। पूरा जो भी, जैसे कि मान लो आपने बल्ब जलाया और बल्ब जलाने के बाद में उसको एक डिब्बे के अंदर भर के रख दिया, तो उसमें से कितनी लाइट निकलेगी इसके बारे में भी बता रहे हैं। बल्ब की जगह चार्ज है और लाइट के बजाय इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये चीज़ जब आपको समझ में आ गई तो फिर अगला जो स्टेप है वो क्या है, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस से पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज देख लो। ये भी क्वेश्चन आप लोगों से जो है बोर्ड एग्जाम में पूछता है, 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन भी तो हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछता है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, उसका यूनिट क्या है। तो भैया अगर हम लोगों ने एक वायर ले लिया और इस वायर को थोड़ा सा चार्ज दे दिया Q, और अगर इस वायर का जो लेंथ है वो है L, तो फिर पर यूनिट लेंथ जो चार्ज मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो है हम लोगों ने क्या किया कि एक छोटा सा पीस कट कर लिया, ये छोटा सा पीस कट कर लिया, और इस छोटे से पीस का अगर लेंथ है dl, तो इसमें जो है थोड़ा सा चार्ज होगा जिसका अमाउंट होगा dq, और हमको पता है लैम्डा = dq/dl, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से मिलेगा dq = λ/dl। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, हमको यूज़ करना पड़ता है। फिर हम देखते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है। भाई पहले हमारे पास में एक पतला सा वायर था और उसी में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। अब हमारे पास में क्या है, एक सरफेस एरिया है और इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है तो यहाँ पर हो जाएगा कि अब देखो ये सिग्मा है, क्या है सिग्मा = Q/एरिया। अच्छा, अगर मैंने इसमें से एक छोटा सा पीस कट किया, एक छोटा सा जो है एरिया कट किया, और मुझे जानना है कि इस छोटे से एरिया dA में टोटल चार्ज कितना है, dQ है, तो इस dQ को कैसे निकालूंगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। तो ये हो जाएगा dQ = σ/dA।
एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो हमको समझ में आया। अगली बात है वॉल्यूम। अगर मैंने कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट किया कि पूरे वॉल्यूम में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ऐसे कंडीशन में ये रो है, रो इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी वी। वैसे टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम भी होता है तो डी क्यू बाई डी वी, और यहाँ से हमको क्या मिलेगा, डी क्यू इज इक्वल टू रो डी वी। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। इनमें से भी आपसे 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आगे आपको समझ में आ रहा होगा कि भैया ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसे क्यों पढ़ा रहे हो। तो लास्ट जो है हम एक और बात कर लेते हैं छोटी सी, और ये होता है गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस। अब ये गॉसियन सरफेस का मतलब क्या होता है भाई, किसी भी चार्ज को जो है हम लोगों ने क्या किया, एक चार्ज लिया Q, और इस चार्ज Q का जो है हमको शेप पता नहीं है। अलग अलग केस हैं, अलग अलग केस में अलग अलग ढंग से चार्ज हम ले सकते हैं, और इस अलग अलग चार्ज के लिए हम क्या करेंगे, हमको अगर गॉस थ्योरम यूज़ करके इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस एरिया के अराउंड हम एक इमेजिनरी, मतलब इस चार्ज के अराउंड हम एक इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस ले लेंगे। तो अगर एक पॉइंट चार्ज है तो उसके आसपास क्या लेंगे, एक स्फीयर ले लेंगे। अगर यहाँ पर जो है एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक सिलेंडर ले सकते हैं। अगर यहाँ पर एक सरफेस एरिया है तो इस सरफेस के अराउंड जो है हम 2 चीज़ें कर सकते हैं, या तो हम इसके अराउंड एक रेक्टेंगल ले सकते हैं, या फिर इसके अराउंड एक सिलेंडर ले सकते हैं। इन दोनों कंडीशन में जो है हम इस इमेजिनरी सरफेस को, जिसको यूज़ करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं इन गॉस थ्योरम, उसको हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। क्या ये एक्चुअल सरफेस है? नहीं है, लेकिन ये बहुत हेल्पफुल होता है। 1 नंबर का क्वेश्चन भी है। आगे बढ़िए भैया। अब हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो 2006 में ये क्वेश्चन पूछा है, और 2006 का ये क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, 2006 का हमारा ये क्वेश्चन कहता है कि एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालो ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग गॉस लॉ। तो गॉस लॉ यूज करना है। हमको क्या पता है, हमको ये पता है कि 5 नंबर के जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन से चैप्टर से, यूनिट 1 से, उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन जो है कहाँ से आ रहे हैं, गॉस लॉ से। ठीक है, तो अगर आपको गॉस लॉ आता है, इसका मतलब ये है कि आप 5 नंबर अपना सिक्योर कर सकते हैं यूनिट 1 और 2 मिला के। तो इस चैप्टर में कुछ आप पढ़ो चाहे मत पढ़ो, लेकिन इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए तो हम लोग एक साथ जो है यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, ताकि हमको समझ में आ सके कि अगर जो है हम प्रिपरेशन कर भी रहे हैं तो एक स्ट्रैटेजी के तहत करें। भाई 5 नंबर का क्वेश्चन आता है यूनिट 1 से, और उसमें से जो है हर बार ज़्यादातर जो है जिन चीज़ों को पूछ रहा है वो क्या है, गॉस लॉ है। आगे के क्वेश्चन देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। तो अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें 5 नंबर कैसे पाएंगे भाई, आपसे डायग्राम बना दो पहले कि एक वायर है, और वायर में जो है यूनिफॉर्म चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, और इस यूनिफॉर्म चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब हमको क्या करना है, गॉस लॉ लगाना है। अब देखिए कि आपको जो है डायग्राम बनाने के बाद में जैसे ही गॉसियन सरफेस बनाएंगे आधा नंबर मिल जाएगा। आपने क्या किया, आपने गॉसियन सरफेस बनाया, और क्या क्या अज्यूम करना है, अजम्पशन लिखा, अज्यूम लैम्डा इज इक्वल टू, भाई आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे एक वायर है जो लेंथ में है, और लेंथ में जो है जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसा होता है, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, एंड दैट इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल। यहाँ से हमको और क्या पता चल सकता है, ये डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एल। क्या इसमें अभी तक मैंने आपको कोई नई चीज़ सिखाई? भाई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही तो है, आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। अगली चीज़ क्या है, अगली चीज़ ये है कि अब आप जो है पहली चीज़ क्या करेंगे, सबसे पहले भाई डायग्राम आप मान के चलिए, इतना करने से आपको आधा नंबर 1 नंबर मिल गया। अब आप पहले बताएंगे एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर बता देते हैं, चलो एरिया वेक्टर यहाँ पे हमारा ये वाला जो सरफेस एरिया है, कौन सा, ये वाला जो सरफेस एरिया है, इसका नाम रख देते हैं सर्कुलर C1।
इसी तरीके से ये वाला सर्कुलर जो सरफेस एरिया है इसका नाम रख देते हैं C2। और ये वाला जो गोला है, अब गोले को कैसे समझा जाए, तो गोले को समझने के लिए हमारे पास में ये तरीका है कि ये देखिए, मान लीजिए ये हमारा वायर है, चार्ज है, तो हम लोगों ने इस चार्ज को एक सिलेंडर के अंदर इस प्रकार से डाल के रखा है। ये हमारा सिलेंडर, और सिलेंडर का जो है ये वाला एरिया जो क्या है वो कर्व्ड सरफेस एरिया है, और हमारा चार्ज इसके अंदर है। तो हमने क्या किया, इसको यहाँ से काटा और देखा तो ये रेक्टेंगुलर सरफेस एरिया बन जाता है, और इस सरफेस एरिया का नाम है कर्व्ड सरफेस एरिया CSA। अब हमारे पास में 3 सरफेस एरिया हैं, ठीक है। तो एरिया वेक्टर आपने दिखाया, आपने इंडिकेटर बनाया कि जो है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो कैसी दिखाई देनी चाहिए। तो ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अगर ये जो है समझ नहीं आ रहा है, कलर तो नया ले लेते हैं। ये हो गया हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये कैसी निकल रही हैं भाई, हमको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि किसी भी सरफेस से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती हैं तो वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर निकलती हैं। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल गई। अब सेकंड चीज़, पहले तो आपने ये डायग्राम में बताया, और उसके बाद में क्या फिर जो है आपने बताया गॉस लॉ। अब गॉस लॉ क्या बोलता है, गॉस लॉ बोलता है कि किसी भी सरफेस एरिया में टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है E.ds, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू Q/ε0। अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल रहा है हम लोगों को, लेकिन हमारे पास 3 सरफेस एरिया हैं, तो इसको हम और कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे E1.ds1 और हाँ E1.ds1 cos θ1 प्लस E2.ds2 cos θ2 प्लस E3.ds3 और यहाँ पे हो जाएगा cos θ3 इज इक्वल टू Q/ε0। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर हमको समझना क्या है, देखो हमको समझना ये है कि भाई यहाँ पर एरिया वेक्टर हमारा ऐसा बन रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो ऐसे ऊपर जा रहा है, तो इनके बीच का तो एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, और cos 90 होता है 0, इसलिए C1 के लिए एरिया 1 तो यहाँ पर ये टेंड्स टू 0 हो जाएगा, ये 0 बन जाएगा। अच्छा C2 के लिए देखो, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक मतलब यहाँ पर एरिया वेक्टर ऐसा है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऊपर जा रहा है, यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है, तो ये भी हो जाएगा, E2 भी 0 हो जाएगा। अब E3 यही बचा हमारे पास में, क्या बचा हमारे पास में, बचा E3ds3, और यहाँ पर जो है एंगल कितना है भैया, यहाँ पर जो है हर बार एंगल 0 बन रहा है, इसलिए cos 0 होता है 1, तो E3ds3, और ये किसके इक्वल हो गया, Q/ε0 के। अब हम क्या देखेंगे, हमको निकालना तो ये है ना, तो इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये हो जाएगा E3 इज इक्वल टू Q/ε0 और 1/ds3। ये है कितना, तो एक सिलेंडर के लिए उसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πrl, तो इस तरीके से CSA इज इक्वल टू 2πrl, और ये चीज़ हम यहाँ प्लग करेंगे, E3 की वैल्यू आ गई Q/ε0 और 2πrl। अच्छा, हम लोगों ने गॉस थ्योरम से पहले जो है कूलम्स लॉ देखा था, कूलम्स लॉ में हमको क्या दिखता है, 1/4πε0 ऐसा, तो इसको ठीक से लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2πε0, और यहाँ मिल जाएगा हमको Q/rl। अच्छा, हमको एक और इन्फॉर्मेशन क्या पता है, हमको एक और इन्फॉर्मेशन पता है कि Q/L इज इक्वल टू लैम्डा, तो इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं, Q/L इज इक्वल टू लैम्डा करके, तो E3 की वैल्यू हो जाएगी E3 इज इक्वल टू 1/2πε0 और लैम्डा बाई r। अच्छा, एनालिसिस के बारे में पूछो तो एनालिसिस क्या होता है कि भाई ये जो है जितना चार्ज डेंसिटी बढ़ती है उतना इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है, और जितना रेडियल डिस्टेंस मतलब उस वायर से जो है जितना डिस्टेंस बढ़ता है उतना इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है। आंसर हो गया।
आप लोगों को नंबर कहाँ कहाँ मिले? आपको सबसे पहले नंबर यहाँ पर मिला, फिर आप जो है ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया इसको मिला के आपको 1 नंबर मिला। आपने गॉस थ्योरम के बारे में जो है बताया तो गॉस थ्योरम के बारे में ही बताने का 1 नंबर मिल गया। फिर आप लोगों ने ये जो सारे के सारे सरफेस एरिया अलग अलग करके उनको जो है कट किया, फिर यहाँ पे 1 नंबर मिल गया। टोटल 4 नंबर मिल चुके हैं आपको। और उसके बाद में ये वाला पूरा मैथमेटिक्स मिला के जो है आपको 5 नंबर मिल गया। कहानी मत लिखना, मतलब ये है कि जब आप जो है 5 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, उसको मैंने यहाँ पर बड़े बड़े जो है लेटर्स में लिखा है, लेकिन ये 5 नंबर का क्वेश्चन एक छोटे से पेज में आ सकता है। आपको बहुत ज़्यादा कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको जिस चीज़ को सही ढंग से लिखने की ज़रूरत है वो है आपके फार्मूलाज, आपका कंसेप्ट वहाँ पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जो है फिर से आगे देखो, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। अब इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज के बारे में जब भी हम बोलेंगे तो हमको जो है यहाँ पर पहले हम लोगों ने लैम्डा यूज़ किया था, अब आप यूज़ करोगे सिग्मा। क्यों? क्योंकि भैया ये एरिया है और एरिया में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में जो है पहले भी आपने क्या यूज़ किया था? सिलेंडर यूज़ किया था, अभी भी आप सिलेंडर यूज़ करोगे। तो आप अब जो है यहाँ पर गॉसियन सरफेस ऐसा चूज़ करो कि जो है गॉसियन सरफेस को चूज़ करने से जो है आपको यहाँ पर, अब देखो तो यहाँ पर जो है अब आपको क्या मिल गया, इसके अंदर नेट चार्ज क्या है, तो वो जो है भाई आपको ये पता है ना Q बाई एप्सिलॉन नॉट की बात की थी हम लोगों ने। अब हमको Q इसके अंदर कितना है, तो टोटल जितना भी इसका सरफेस एरिया होगा A और टोटल जितना भी आप लोगों ने चार्ज दिया था Q, उससे आप निकाल लोगे सिग्मा, और सिग्मा में ये वाला सरफेस एरिया जो है इसको मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल एनक्लोज्ड चार्ज के बारे में पता चल जाएगा। अगली बात यह है कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे निकलने वाली है। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में निकलेंगी और इधर भी ऐसे ही निकलेंगी। तो जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में मिल रही है, इसका मतलब है कि इस बार कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि CSA, इसमें से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कैच नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया का जो है एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है, यहाँ पर 0 हो जाएगा, जबकि यहाँ जो एंगल है वो जो है 0 है और हम लोगों को यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 मिलेगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एरिया वेक्टर के साथ में क्या एंगल बना रहा है, 0 डिग्री एंगल बना रहा है। इसलिए हमको इस सरफेस एरिया के लिए भी क्या मिलेगा, E2 मिलेगा। अब आप E1 और E2 को ऐड करेंगे, आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। मतलब ये है कि हम लोगों को नंबर कैसे निकालना है ये हमारा जो है कंसेप्ट ऐसा होना चाहिए कि आपको 5 नंबर चाहिए। इसमें से आप जो है पहला नंबर लाएंगे डायग्राम से, दूसरा नंबर लाएंगे गॉस थ्योरम बता के, ठीक है। तीसरा नंबर आप कहाँ से लाएंगे? तीसरा नंबर आपको लाना है अच्छा, आप लोगों ने डायग्राम बनाया, आप लोगों ने गॉस थ्योरम बनाया, उसके बाद में जो है आप लोगों ने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात की। उसके बाद में चौथा और पांचवा ये 2 नंबर जो है आपको आएगा मैथमेटिकल एप्लीकेशन से। मतलब यहाँ पे जो है हम लोगों ने जो ये वाला काम किया है, इससे जो है आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं। तो अब आप समझिए कि अगर आप जो है किसी एग्ज़ाम में किसी ऐसे क्वेश्चन के अक्रॉस आ जाते हो जो गॉस थ्योरम का तो है, लेकिन आपको ये वाला हिस्सा नहीं आता, तो आप जो है कम से कम 3 नंबर तो ला ही सकते हो। आपकी बहुत बैड तैयारी है, बहुत ख़राब तैयारी है, आपने रिवीजन नहीं किया, आपकी तबीयत ख़राब हो गई, ऐसी सारी कंडीशन में भी आप ये वाला काम बहुत आसानी से कर पाएंगे। लेकिन अटेम्प्ट पूरे 5 का, और आप ऐसी कोशिश करें कि इस 5 नंबर के क्वेश्चन में आपसे आपका एग्जामिनर आधे नंबर भी छीन ना सके। उससे फ़ायदा ये होगा कि ओवरऑल जो है आपका जो परफॉर्मेंस रहेगा वो बहुत अच्छा चला जाएगा। आगे की बात करते हैं। आगे क्या है भैया? आगे हमारे पास में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है, देखो हम लोगों ने वो जो ये जो है वही सरफेस एरिया है जिसका मैंने डायग्राम आपको बनाया ना, ये वही वाला डायग्राम। यहाँ पर जो है इस तरीके से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, आपको इन्फाइनाइट चार्ज ये जो है यहाँ पे पता चल जाएगा। और इस इन्फाइनाइट चार्ज के लिए जो है आप लोगों ने गॉसियन सरफेस जो है इस तरीके से सिलेंड्रिकल वाला चूज़ किया, और यहाँ पर जो है आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमको निकलेगा E1 या E, और उसके बाद में यहाँ पर जो सरफेस एरिया है ये कितना है, E
पाई आर स्क्वायर, ई पाई आर स्क्वायर प्लस ई पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई सिग्मा डी ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको जो है यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगली चीज़ क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पर जो है स्फेरिकल शेल की बात की जा रही है। स्फेरिकल शेल में जो है आपके पास में 3 कंडीशन है और यहाँ पर तीनों कंडीशन के लिए या तो एक साथ या तो अलग अलग 5 नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये 3 कंडीशन हैं क्या, इसको अगर हम लोग देख लेते को यहाँ पर जो है आपको ईयर भी दिखाई दे रहा है, या 2019 में पूछा है, यहाँ पर 2006 में पूछा है, और इसके बीच में जो है बहुत सारी ईयर्स में पूछा है, लेकिन हर बार वही सेम क्वेश्चन लिख के ईयर्स रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि गॉस थ्योरम लगभग आपसे हर साल पूछता ही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है वो 3 कंडीशन कौन कौन सी हैं ये देखते हैं। भाई हम लोगों के पास में जो है ये हमारा सेंटर है, मान लो O, और ये हमारा स्फीयर है। ये स्फीयर में जो है हम लोगों ने क्या किया है, टोटल चार्ज डाल के रखा हुआ है। कितना चार्ज डाला है, तो वो जो है टोटल चार्ज जो है हम लोगों ने Q डाला है। अब यहाँ पर 2 कंडीशन हैं। पहला कंडीशन ये है कि अगर ये सॉलिड स्फीयर नहीं है, अगर ये सॉलिड स्फीयर नहीं है, अगर ये क्या है, शेल है, अगर ये शेल है, ऐसी कंडीशन में हम सिग्मा कैलकुलेट करेंगे और ये हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई A, या हम लोग बोलेंगे कि dQ इज इक्वल टू सिग्मा dA, ठीक है। और इसको यूज करके जब हम लोग सरफेस के बाहर जो है, अच्छा, गॉस थ्योरम की एक खास बात यहाँ पर पता चलती है, वो ये है कि अगर हमारा चार्ज जो है वो गॉसियन सरफेस के बाहर है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द गॉसियन सरफेस विल बी 0। आप फिर से समझने की कोशिश करें भाई, गॉस जो थ्योरम है वो अपने गॉसियन सरफेस के अंदर के चार्ज के बारे में ही बात करता है। अगर चार्ज बाहर है तो उसका असर गॉसियन सरफेस के अंदर नहीं होने वाला है। ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी। तो अब जो है हम आप बाहर निकालेंगे तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस तरीके से नज़र आएगा जैसे कि पूरा का पूरा चार्ज इस सेंटर O में कॉन्सेंट्रेटेड था, ये आउटसाइड द शेल। अब अगर हम सरफेस पे ही निकालेंगे तब भी हमको इसी तरीके से ट्रीट करना है जैसे ये चार्ज सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड था। और अगर इनसाइड द शेल वाली बात करना है तब हमको ये समझ में आएगा कि इनसाइड द शेल वाली कंडीशन में, इनसाइड द शेल अगर चार्ज जो है क्या, अभी इनसाइड द गॉसियन सरफेस अगर नेट चार्ज 0 है, भाई अगर मैं इस वाले गॉसियन सरफेस की बात करता हूँ तो पूरा चार्ज तो यहाँ बाहर डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। आप समझने की कोशिश करें भाई, पूरा चार्ज तो यहाँ बाहर डिस्ट्रीब्यूटेड है और आपने जो है अपना गॉसियन सरफेस कौन सा जो है चूज करके रखा हुआ है, अंदर वाला। तो इस तरीके से जो है अब आपको यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल शेल 0 मिलने वाला है। लेकिन अब जो है हमारे पास में दूसरी कंडीशन है, और दूसरी कंडीशन है कि अगर ये सॉलिड स्फीयर होगा तो अब जो है फिर से आउटसाइड वाला जो केस है वो उसमें क्या होगा कि आउटसाइड वाले केस में हमको अभी भी ऐसा महसूस होगा जैसे पूरा चार्ज कहाँ है, O में कॉन्सेंट्रेटेड है। आपको जो है इसको सॉल्व करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे तो आपको अपने मन से समझ में आएगा। फिर ऑन द सरफेस की बात करेंगे, मतलब यहाँ पर 3 पॉइंट ले लेते हैं A, B और C। तो यहाँ पर ऑन द सरफेस की बात करेंगे तब भी आपको ऐसा ही लगेगा जैसे चार्ज यहाँ O में कॉन्सेंट्रेटेड है। स्पेशल बात है ऑन C। अब ऑन C के लिए हम क्या करेंगे, ऑन C के लिए जो हम ये देखेंगे कि ये हमारा टोटल शेल है, शेल नहीं है इस बार तो सॉलिड स्फीयर है, और इस सॉलिड स्फीयर का टोटल जो चार्ज है वो Q है और इसका टोटल वॉल्यूम V है। तो हमको रो पता चल गया। रो निकालने के लिए क्या करेंगे, रो इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई R क्यूब 4 बाई 3 पाई R क्यूब। ये जो है हमारा नेट चार्ज डेंसिटी हो गया। अब यहाँ पर जो है अगली बात क्या आ जाती है कि यहाँ हम लोगों ने अंदर एक शेल लिया हुआ है, और इस अंदर वाले शेल के लिए अब देखो कि पूरे में मान लीजिए है 10 किलो आटा भरा हुआ है, तो अंदर वाली बोरी में 2-4 किलो कम आटा भरा होगा। अगर डेंसिटी सेम मानेंगे तब भी हमको इसके अंदर नेट चार्ज कितना है ये निकालना पड़ेगा पहले। तो इसके लिए क्या करेंगे, Q डैश इज इक्वल टू अब जो है रो इंटू नया वॉल्यूम V1, और ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, Q डैश इज इक्वल टू 1 बाई 4 बाई 3
q/4/3 पाई r क्यूब इंटू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। इसमें हम लोगों ने क्या माना है, इसमें हम लोगों ने माना है कि ये वाला रेडियस कैपिटल R है और पूरा जो वाला रेडियस है वो स्मॉल r था। अब ये यहाँ से हमको q डैश मिल जाएगा और उसके बाद में तो हमको पता है कि E डॉट डी एस इज इक्वल टू q डैश बाई एप्सिलॉन नॉट। ये यूज़ करके आप ये वाली भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो अभी हम लोगों ने क्या बातें की, अभी हम लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से 5 नंबर वाले क्वेश्चंस के कितने पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास में केस बनते हैं। उन सारे केसेस को हम लोगों ने डिस्कस किया। इनको ज़्यादा डिटेल में एक बार पढ़ने की ज़रूरत तो है आपको, लेकिन आप ये समझिए कि ये रेगुलर क्लास नहीं है और इसलिए जो है हम पूरा डेरिवेशन एक साथ कवर नहीं कर सकते। हम एक डेरिवेशन कवर करते हैं और उसके बाद में उसके वेरिएशंस डिस्कस करते हैं। लेकिन आपको ये समझना चाहिए, क्या समझना चाहिए कि इन वेरिएशंस पे भी आपको मार्क्स यहाँ पहले, दूसरे, तीसरे मार्क्स के लिए डायग्राम, गॉस थ्योरम और चार्ज डेंसिटी की बात करने से हमको मार्क्स मिलते हैं और उसके बाद में उसका मैथमेटिकल मार्क्स केवल 2 मार्क्स कैरी करता है। तो आई होप आप ये चीज़ें जो है समझ गए होंगे, सेटिस्फाइड भी होंगे और इसके आगे भी जो है अब जो कुछ भी है नेक्स्ट चैप्टर में हम क्या करेंगे कि एक सरसरी निगाह से पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे ताकि आपको जो है एक कंप्लीट ओवरव्यू मिल जाए चैप्टर 1 का। उसके बाद में हम चैप्टर 2 में भी जाएंगे। इसी तरीके से ये सीरीज़ चलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए थैंक यू।